मतलब ये बेग साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अच्छा दो चीज़ें हैं, आप सियासतदान भी हैं और आप कारोबार भी करते हैं। अब ये कितना मुश्किल होता है कि आपने कहीं कोई जायदाद बाहर ली है तो वो आपके पास उसका सबूत ना हो, मनी ट्रेल ना हो, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप यहाँ पैसा कमाते हैं तो बाहर वाला यहाँ आता है, तो ये कोई किसी मैकेनिज्म के तहत तो होता होगा, कोई ना कोई जायदाद भी होती होगी, तो उसका तरीकाकार भी होता होगा। ये मियां नवाज शरीफ से आपके पास कोई चीज़ मिल नहीं रही, दे नहीं रहे हैं, या वो वाकई इस तरीके से भी हो सकता है कि कुछ चीज़ ज़बानी आपने ले ली है, किसी ने आपको दे दिया तो आप रखें, ऐसा होता नहीं? ऐसा नहीं होता। एक्चुअली दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक तो ये जो सियासी लोग या बिजनेसमैन या सनतकार हैं, हम तो बड़े कॉशियस होते हैं, FBR और दूसरी चीज़ें पढ़ती हैं, तो हम ट्रांजैक्शन को ऑन रिकॉर्ड स्ट्रेट रखते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स को अपने वाजे करते हैं, और जो हमारे एडवाइज़र होते हैं टैक्स वगैरह के, वो हमें मशवरा देते हैं कि जी इसको रिटर्न में डिक्लेयर करना है, इतनी गुंजाइश है, वगैरह वगैरह। इसी तरह सियासतदान जो हैं, हमें तो पहले दिन से पता होता है। मुझे पता है कि जब मैं इलेक्शन में 9250 में गया तो मेरे अपोनेंट ने पहली चीज़ जो है वो मेरा खाता उसने लेना है, मेरे रिटर्न्स को पहले उठाना उसने, और उसमें फिर उसने बातें करनी है कि जी ये बाहर इनकी ये मलकियत और ये इसमें नहीं है, डिसक्वालीफाई करें। वो नहीं चाहेगा कि मैं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उसके मुकाबले में कंटेस्ट करूं। तो हमें पहले दिन से पता होता है कि ये सब चीज़ें इज़ नथिंग अनएक्सपेक्टेड। लेकिन एक आम आदमी जो होता है, वो जब ट्रांजेक्शन करता है, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, वो पैसे वगैरह बेचते हैं, उसकी इतनी समझबूझ नहीं होती। उसने चलो जी बाहर दुबई में एक फ़्लाइट ले लिया, किराया आता रहेगा वगैरह। उसमें अमूमन ये होता है कि जी अगर वो 15-20 साल पुराना हो गया तो वो किसने पैसे दिए थे, गिफ्ट किया था, कहाँ से गया, तो अमूमन सवाल निशान होता है। लेकिन बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और सनतकार, हमें डे वन से पता होता है कि कभी भी ये चीज़ पूछी जा सकती है, और हम उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंटेशन। तो ये तो बहुत पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ये तो एक बात होगी। दूसरी चीज़ ये इसलिए भी नहीं बता रहे, जो रऊफ भाई कह रहे हैं, एक कि इंग्लैंड में भी फिर पेंडोरा बक्सन के लिए खुल जाना है, वहाँ पे भी केस है, सोर्स ऑफ फंड्स के लिए वहाँ पे भी बात हो जाएगी, और वो तमाम चीज़ें वहाँ पे भी शुरू हो जाएंगी कि जिसकी मलकियत है कैसे फंड्स आए। और आजकल मनी लॉन्ड्रिंग का जो एम्बिट है वो इतना वसी हो चुका है, उसमें दुनिया की चीज़ें अब रऊफ भाई आ जाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के लफ्ज़ में FBR ने भी हमें इजाज़त दी हुई है कि बाहर से जो पैसे आए उनसे आप पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज आए, लेकिन उसमें उन्होंने अब एक नई चीज़ जोड़ दी है चुपके से। वो चीज़ ये जोड़ी है कि एक डिपार्टमेंट बना दिया I&I का, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में उस ट्रांजैक्शन को भी खोल सकता है कि जो लीगली अलाउ हैं, फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आया। तो FBR वाला एक डिपार्टमेंट तो नहीं पूछ रहा जी, ये फॉरेन एक्सचेंज है, लेकिन I&I वाला कहेगा कि जी ये भेजने वाला कौन है, उसके सोर्स ऑफ फंड्स हैं, क्यों दिया आपको, क्या रिश्तेदारी है। ये इवन बेग साहब अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग की सजा बहुत है, इसकी सबसे ज्यादा थिक इन्वेस्टमेंट अब पाकिस्तान में हो रही है। आपसे लैंग्वेज में बतला रहे हैं, वो लैंग्वेज मेरे ख्याल से अदालत में मैं समझता हूँ कि इतने एपेक्स कोर्ट में ये गिमिक्स, ये आर्गुमेंट, ये स्टांस बचकाना है। और मैं ये समझता हूँ, लेकिन मैं छोटी मोटी सिटी कोर्ट में हूँ, आपने इस तरह से बात को घुमाने के बड़े एलिगेशंस के आपकी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। मिनट टू मिनट ये बाहर डिस्कशंस हो रही जैसे हम कर रहे हैं, और कलेक्टिव विजडम में एक चीज़ डिस्कस हो रही है, और आप ये बतला नहीं रहे। मैं आपको बतला दूँ, कभी भी नहीं बतलाएंगे। न सिर्फ ये कि यहाँ पे फंसेंगे, बल्कि वो UK में भी फंसेंगे, और मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में खुल गए वहाँ फाइल, तो फिर वो दूसरा मसला है। मैं समझता हूँ कि जितने आगे जा रहे हैं नेवीन, जितने नई नई चीज़ें आ रही हैं, और अगर 10वां वॉल्यूम खोलने को उन्होंने जो कहा है खुल गया, तो मजीद नई चीज़ें सामने आएंगी जिनके जवाबात इनको देने पड़ जाएंगे, जो मुश्किल दुनिया से हुई हैं। और फिर उसमें हुकूमतों के ताल्लुकात पे भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि एक हुकूमत ने वज़ीर आज़म का एहतराम करते हुए या किसी के कहने में कोई सपोर्ट दे दिया, अब आपने उसको आजमाइश में डाल दिया। दोस्त को कभी आजमाइश में न डाला जाए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ इन्हें इस वक्त, इससे पहले कि मज़ीद गंभीर सिचुएशन हो, रिज़ाइन कर। देखें, कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को हक है परजरी, डिस्क्वालिफिकेशन, 62-63 का करने का। ये 4 चीज़ें जो मेन है,
जिसमें मौत हो जाती है वो तो जी। 4 सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। बाकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए नैब को और दूसरे ऐसे इदारों को जो क्रिमिनल मैटर से डील करते हैं उन्हें कंक्लूड बेस्ड ऑन जीआईटी रिपोर्ट है, और नैब का बंदा जीआईटी का हेड है, तो यही जीआईटी रिपोर्ट एक चालान बनेगी। नैब का थोड़ा बहुत पहला पेज और आखिरी पेज चेंज, तो आप क्या चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं तो बिल्कुल वाज़ेह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लेकिन उधर सर, ये भी जो एससीसीपी के चेयरमैन थे, अब उनकी फिर मंजूर हो गई ये उन पे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, देखिए, उनसे रिकवर कर लिया एफआईए ने सारा देखिए, डेटा। उन्होंने 3 अभी बयानात हुए कल उनके डायरेक्टर से लेवल पे, जिन्होंने ये माना है कि जी हमने बैक डेट में ये किया है, और उनके जीआईटी में बड़ा वाज़ेह किरदार आ गया है। इन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट एक लीगल चैनल है जो इस्तेमाल करते हैं, वो लेके रखी है, नहीं तो अगर इन्हें डर नहीं था तो क्या ज़रूरत थी। इसीलिए इन्हें पता है कि ये तो बिल्कुल सीधे पकड़े जाएंगे। और एक बात खुशी है मुझे जो इन सब बातों में आया है, अब कोई डिपार्टमेंट का हेड जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर के कहने में या ससुराली नाता होने के नाते, नहीं करेगा। अब इसी तरह बाहर से भी लटर छटर ये कतरी और यूवी के और जो मैंने भी आपको दिखाए हैं, अब ज़्यादा नहीं आएंगे कि भाई ये तो मामला इस लेवल पे चले जाता है। अब मैं समझता हूँ ये एक नया बाप खुला है कि आइदर यू डू स्ट्रेट, हर चीज़ डिक्लेयर करके, क्योंकि आने वाले वक्त में प्रोविज़न नहीं है आपको मैनिपुलेट करने का। सही। हम लोगों को भी ये मैसेज मिला हुआ है, बिजनेसमैनों को, तमाम सनतकारों को भी मिला है कि जी अब मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा लफ्ज है जिसकी कोई हद ही नहीं है, एंडलेस है। सही। अच्छा, ये बड़ी आम बात आपने की है कि ये अब तमाम ऐसे लोगों को मिल गया मैसेज, लेकिन एक जो चीज़ है वो है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पाकिस्तान की सियासी जमातें, रज़ा फारूक साहब, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, पाकिस्तान के सियासतदानों को भी ये मैसेज है कि आप इस तरह का काम ना कर लें। फिर साथ ही साथ क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों और उनके लीडर्स को भी ये मैसेज है कि आप अपनी जमातों को भी दाव पर ना लगाएं अपनी ज़ात के हवाले से? ये मैसेज लगता है कि मैंने एक बार शुरू में कही थी ना कि ये अब कोई ये ना सोचे कि वो उसने अगर 20 साल पहले 15 साल पहले अगर उसने कोई काम दिखाया हुआ है तो उसकी कहीं ना कहीं बचत हो जाएगी। अब बचत का रास्ता नहीं है, कहीं भी कोई भी 25 साल और 30 साल बाद भी आपको पकड़ सकता है। तो मोहतात तो सबको रहना ही है, अब चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, कि किसी को भी कोई भी किसी वक्त भी 30 साल बाद भी आपको कैच कर सकता है। तो सियासी जमातों सियासतदानों के लिए तो ये वैसे भी ज़रूरी है कि आपको देखें अदालतों में जाके उस आवाम की नुमाइंदगी करनी पड़ती है जिसके पास पीने का पानी भी नहीं है, जो गुर्बत की उस सतह पर है कि शायद निचली सतह पे सतह ही ख़त्म हो गई है पाकिस्तान की जो गुर्बत के हालात हैं। तो सियासतदानों और जितना जो कुछ इनका नज़र आता है, ये तो पनामा एक बहाना है, इसके आगे तो पता नहीं बहुत कुछ है। अगर आप मिलियन और ट्रिलियन और बिलियन की बातें होती हैं, मेरे ख्याल में वो अभी भाई बोल के गए ना कि अगर 50% भी इस आवाम पे लगा देते तो शायद इस मुल्क की तकदीर बदल जाती। हाँ। नहीं, तो ये रऊफ भाई जो बात कर रहे थे कि कल आपने हमसे टेलीफोन में बात की थी, आपने 50 आज कह रहे हैं, आपने कल 30% की बात की थी। चलिए डिस्काउंट देते हैं रऊफ भाई थोड़ा सा। हाँ, डिस्काउंट 30% भी कहा था। 30 पे रुक जाओ, 70 खा लो, 70 खा ले, 30% लगा ले, तो लगाओ, तो ये तो पूरे ही खा रहे हैं। नहीं, पर खाने की क्या तो चलो जी, अच्छा बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमें एक अज़्म करना पड़ेगा कि हम खाएंगे नहीं देंगे, और चाहे वो किसी सियासी जमात का हो। ये सफाई का प्रोसेस अब जो शुरू हुआ है, ये अनफिनिश एजेंडा ना हो जाए, इसको एक कंप्लीट होइए एक प्रोसेस से। हर सियासी जमात है अक्रॉस द बोर्ड, जहाँ जहाँ पे बदनवानियाँ हुई हैं, जहाँ करप्शन हुआ, लूट मार हुई है, वो इसी तरह शिजर नश पूरा उनका निकाल के एक एक के ताने बाने जोड़ के वो सामने आया, रिकवर किया जाए। और अगर कहीं पे ये करप्शन हुई है, भले डिस्क्वालिफिकेशन, यहाँ भी परसेंटेज 70% पकड़े नहीं पूरा इसमें एक दो बातें जो भाई ने बताई। पहली बात तो ये है कि मैं वेस्ट के अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये जो G8 कंट्रीज़ है ना, जो ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक इस तरह निकाल कर इन्होंने कार्रवाइयाँ करना शुरू की, मेरे इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये कोई साफ सुथरे लोगों के लिए नहीं, ये तो करप्ट तो खुद ही करते हैं, ये किक बैक तो खुद ही देते हैं, सही, करप्शन तो खुद ही कराते हैं, और उनको पता है कि ये पैसा घूम के आना ही हमारे पास है। तो इसके ऊपर तो किसी वक्त आप मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर एक रखें और एक्सक्लूसिव उस पर रखें, तो फिर मैं बताऊंगा कि ये एक बहुत
बड़े पैमाने पे डकैती है, फोर्ज है जो ये लोग करते हैं। खैर उसको छोड़िए, हम तो अपनी इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे बिल्कुल सादा सा जुमला कि आप ये बता दें कि ये पैसा कहाँ से आया था और आपने लिया। दूसरे मुल्कों में जब भी कोई गैर मुल्की या गैर मुल्की पाकिस्तान में भी अगर कोई चीज़ आके लेता है तो उसके लिए बैंक के थ्रू आपको डील करनी पड़ती है, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कोई चीज़ ले लें। आप दुबई में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं या सऊदी अरब, जब भी आपको गैर मुल्की की हैसियत से आपको डिक्लेयर करते हैं ना कि आप गैर मुल्की, हमारा ये पासपोर्ट है, तो आपको हर चीज़ थ्रू बैंक करनी पड़ती है, वरना आप ले ही नहीं सकते चीज़ें वहाँ पे। एक बात। दूसरी बात यह है कि मोहतात उसको रहना चाहिए जो ये फोर्ज कर रहा है। लोग ये कहते हैं कि मैं जब देखता हूँ तो आप यकीन जाने कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पे खुश होने के बजाय ये मुकाम इबरत है कि ऐसा काम और ऐसी दौलत और बेबहा दौलत और फिर उसके ऊपर जुल्म, यानी ये दौलत इस्तेमाल हो रही है जुल्म करने के ऊपर। आपने लोगों के हक छीन लिए और आप ये कहते हैं कि आपको पूछे नहीं। कोई कहता है कि उनकी इज्जत, इनकी इज्जत। अरे भाई, जिसने जुर्म किया है या तो आके वो बताए। और मैं तो अभी तक अपनी इस बात को मैं वो रखता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट जिस लम्हे फैसला कर देगी उसके बाद मैं गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि ना मैं सियासत में, ना मैं ख़ानदान में, ना किसी भी मामले में तोहमत और ग़ीबत का कायल ही नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर तो मामला ये है कि तंग आमद बजंग आमद हालत ये कर दी है। जैसे अभी आपके एंकर भी बताए थे कि वो कह रहे हैं जस्टिस साहबान मिन्नत कर रहे हैं, थक गए हम, थक गए। वो कह रहे हैं थक गए अब हम थक गए, आप आके हमको बता दें। हमारे भाई आप उनके कान में बताते जाके। और दूसरी बात है कि ये जो वॉल्यूम 10 है इसमें मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे काहे के। और बड़ा अच्छा जुमला है, बिल्कुल सही है कि ज़िंदगी में करना चाहिए कि दोस्त को आजमाइश में नहीं डाले, लेकिन दोस्त भी तो बदमाश ना हो ना। अगर दोस्ती उल्टा पुल्टा है तो उस वक़्त को आजमाइश क्या, उसको तो जेल में होना चाहिए, चाहे वो मुल्क कर रहा हो। इंसाफ, देखिए मैंने बड़े जानने की कोशिश की तारीख़ की किताबों के, बड़ी बड़ी तहजीबें और हुकूमतें उरूज पे गई हैं और अपनी बुनियादों पे गिर गई हैं। तो वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जब वो उरूज पे पहुंची और उन्होंने अदल को छोड़ा, अदालत को छोड़ा, तो अपनी बुनियादों पे गिर गई। हमारे पास हज़रत अली ठीक है ना कॉल है कि माशरे कुफ्र पर तो बाकी रह सकते हैं, ना इंसाफी पर नहीं। अदल पे तो अदल हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और अदल अभी भी पाकिस्तान में आपको जो थोड़ा बहुत भी कुछ कॉन्फिडेंस नज़र आता है किसी पाकिस्तानी के अंदर, तो उसकी वजह यह है कि हमारी आला अदलिया जो है वो यानी मैक्सिमम अदल करती है। बहुत सारे जस्टिस ऐसे आ जाते हैं जो इंसाफ की बुनियाद पे फैसला कर देते हैं, तो ये कौम रुक जाती है, संभल जाती है। अदल होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, उसके ऊपर क्या हमदर्दी की जाए। फिर वो लोग जो मुंतखब नुमाइंदे बन के आते हैं, जो आवाम को ये कसम खा के बताते हैं कि आप हमको वोट देंगे तो हम आपके लिए फुला काम करेंगे, वादों को छोड़ दिए, तो आप अच्छी नीयत भी नहीं रख रहे हैं उनके लिए। आपने जीतने का मकसद ही ये बना रखा है कि आप और आपके ख़ानदान, ये 200-250-300 ख़ानदान है जो देखिए पहले तो कहा जाता था वो 22 खानदान, उन 22 खानदानों को भी नहीं पकड़ा। उस वक्त चीज़ें रोकी थी, 200-250 खानदान जो कहते थे ना, जो स्विस बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, ऑफिशियली वहाँ से कंफर्म आया पाकिस्तानियों $200 बिलियन। अच्छा, जो जितना बड़ा मुजरिम है वो उतनी ज़ोर से चीख रहा है, चीखे चले जा रहा है, जानते हैं। अरे भाई देखिए, गलत काम तो गलत ही है ना। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट अभी फैसला सुना दे और मैं इंतजार सुप्रीम कोर्ट का है, हमारे सियासतदान बाहर खड़े होकर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा तो हम मान जाएंगे। अरे आपके बाप को भी मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, आप एहसान करेंगे मान के, आप कैसे नहीं मानेंगे? नहीं, बट ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर कमीशन जो भी फैसला करता है मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, वो बात मान लूंगा। GATA से कमीशन सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ, उसने जब एक रिपोर्ट दी, अब तो आपने उसके ऊपर बिल्कुल एतबार ही नहीं कर रहे हैं। और तमाम दुनिया की हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को जा रहे हैं। अब गैर मुस्तहकम सूरत हाल तो इस वक्त हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ चल रहा है जो भी मामला, लेकिन इसके बाद फैसला आने के बाद फिर सूरत हाल और मामलात को टैकल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं या पॉलिटिशियंस को फिर क्या करना होगा? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि ये ट्रांजिटरी फेस इतना आसान नहीं होगा, इसमें डिस्क्वालीफाई होंगे
मुतबादल क़यादत उन्हें लानी होगी। उसके लिए उनकी फैमिलियों में बड़ा तसादुम है, पार्टी में फ़िरके बन रहे हैं, वहाँ पे फिक्शन बन रहे हैं, किसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये एक है। और उसके बाद फिर उनकी पूरी कोशिश है कि मार्च तक किसी तरह से हमारी हुकूमत रहे ताकि सेनेट के इलेक्शन हो जाए। अपोजिशन नहीं चाहती, दूसरा मसला है। और फिर नए इंतखाब की तरफ आपने जाना है कि नई क़यादत के साथ क्या वो नई क़यादत तमाम सियासी जमातों की इतनी पाक, साफ और क्लीन है जो हमारा आपका एक तस्वुर है, ये सब चीज़ें हैं। मशहूर है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मिर्ज़ा फारूकी साहब, आपका रऊफ़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, नवीन आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर दानिश साहब मौजूद होंगे और दीगर पैनलिस्ट होंगे और फिर पाक इंसाफ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन जारी और सारी रहेगी। हमारे साथ रहिए।